हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब बढ़िया। योर देसी गुरुजी में वापस स्वागत है आपका। मैं वापस हूँ आपके सामने। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। दो वीडियोस तो बना दिया। पहले वीडियो में बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, राइट, एग्जैक्टली किसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। दूसरे वीडियो में देखा कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन से कैसे अलग है या एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, राइट। ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग इन्वायरमेंट में, सब कुछ देखा था। अगर इफ समवन ऑफ यू इज अ न्यू व्यूअर, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि उन वीडियोस को देख लो, ठीक है, ताकि ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए, राइट। और बाकी अगर नहीं माने कि ना हम तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखेंगे, तो कोई बात नहीं है, देखिए आप, राइट। और जो पुराने व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, ब्रावो, ठीक है, कंटिन्यू। चलो, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म समझते हो ना, कि वो चीज जो है सॉरी, वो प्रोसेस जो है वो हो एग्जैक्टली कैसे है। हम लोगों ने जान लिया कि ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है, किन ऑर्गन्स के थ्रू होता है, किस सिस्टम के थ्रू होता है, राइट। लेकिन वहां पे वो चीज, वो प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है, उसका फिजिक्स क्या है, राइट, फिजिक्स, बायो में भी फिजिक्स, राइट। तो वो चीज हमें इसमें देखना है, राइट। उस प्रोसेस का प्रोसीजर क्या है, वो हो एग्जैक्टली कैसे है, ठीक है। सो आई होप कि ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ब्रीदिंग इज व्हाट इज ब्रीदिंग? इट इज इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस वापस रिलीज करना, इसी दोनों प्रोसेस के कंबाइंड फॉर्म को वी कॉल ब्रीदिंग, ठीक है। और ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? ताकि ऑक्सीजन मिल पाए टिश्यूज को, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैटर करने के लिए एक उसका स्टेप है ब्रीदिंग, जिससे कि हम लोग के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है और जो वेस्ट गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे वो वापस बॉडी के बाहर भी निकल, ठीक है। तो ब्रीदिंग एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बता दिया था, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे? एयर कहां से एंटर करता है? सबसे पहले नॉस्ट्रल से, राइट, नोज से, जो दो नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से एंटर करेगा, वहां पे हेयर फॉलिकल्स से जो फिल्टर आउट कर रहे थे डस्ट पार्टिकल्स को। उसके बाद नेजल कैविटी में जाता है, जहां पे उसका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स, जहां से फूड और एयर दोनों पास करता है। उसके बाद लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। उसके बाद इट इंटर्स इनटू विंड पाइप, ट्रैकिया, ठीक है। विंड पाइप के ऊपर में एपिग्लॉटिस नाम का एक ढक्कन होता है, फ्लैप, ठीक है, विच मेक श्योर कि फूड जो है स्वेलो करते समय विंड पाइप में ना आ जाए, सिर्फ एयर ही है, राइट। तो एयर विंड पाइप में गया, विंड पाइप डिवाइड करता है दो ब्रोंकाई में, ठीक है। वो ब्रोंकाई फिर फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करते हैं, लंग्स के अंदर, लेफ्ट और राइट लंग्स, ठीक है। और फाइनली वो एक एयर सैक में, एक माइक्रोस्कोपिक एयर सैक में टर्मिनेट करते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है। पर ये हवा का अंदर आना बाहर जाना ये कैसे हो रहा है, राइट। हम लोग जब चाह रहे हैं एयर अंदर ही आ रहा है और जब चाह रहे हैं वो बाहर ही जा रहा है, ठीक है। ये इतना कोऑर्डिनेटेड मैनर में, इतना प्रॉपर मैनर में कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लंग्स के नीचे याद करो एक मसल का नाम बताया था, विच वाज डायफ्राम, राइट। ये वाला जो चीज है ना, दिस वन, दिस वन थिंग, दिस वाज डायफ्राम, राइट, ठीक है। लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम क्या करते हैं? थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा था, राइट। ऊपर का जो पोर्शन है ये थोरैसिक कैविटी, जिसमें लंग्स, ये हार्ट, ये सब प्लेस्ड है, और उसके नीचे हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान रखना, ये जो थोरैसिक कैविटी है ना, डायफ्राम के ऊपर का जो कैविटी है जिसमें ये सारे ऑर्गन्स है, थोरैसिक कैविटी, ये ना एक एयर टाइट कैविटी है, एयर टाइट कैविटी। आ रही है बात समझ में? एयर टाइट का मतलब समझते हो? एकदम सील्ड, ठीक है। जब मान लिया जाए कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर का जो वॉल है वो दो लेयर्स से बना हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा समझो, राइट। मान लिया कि एक कंटेनर है, इसका जो वॉल है वो दो लेयर्स का है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, ठीक। और जस्ट फॉर कन्वीनियंस मानते हैं कि एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का नहीं बना, राइट। तो अगर इसके अंदर एयर भरा हो एट नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये नॉर्मल अपना साइज मेंटेन करेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है। और सिंस
अंदर भी प्रेशर वही है जो कि बाहर है, तो दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स है, सो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, राइट। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो दोनों वॉल के बीच में जो स्पेस है ना, वॉल के जो दोनों लेयर्स हैं, इसमें ये वाला जो स्पेस है ना, इसमें से अगर मैं एयर निकाल दूं, इसके अंदर जो एयर है वो मैं निकाल दूं, ठीक है, मैं कंटेनर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन दोनों वॉल्स के बीच के लेयर के बीच में जो एयर फंसा हुआ है उसकी बात, उसको मैं निकाल दूं और एक वैक्यूम जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दूं, तो क्या होना चाहिए? क्या ये वॉल के बीच में जो सेपरेशन है वो मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा, वो दोनों चिपक जाए। रीजन, क्योंकि बाहर भी एयर है तो वो भी फोर्स लगा रहा है, अंदर एयर है तो वो भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन उनके बीच में जो एयर बचा नहीं जो कि फोर्स लगाकर बैलेंस आउट करेगा, राइट। तो इन ये जो लेयर ना चिपक जाए, ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एयर टाइट होना, राइट। कहने का मतलब तुम कुछ भी चेंज करोगे ना तो उसका इफेक्ट इस पर दिखेगा। तो हमारा थोरैसिक कैविटी कुछ ऐसा ही एयर टाइट कैविटी होता है, और ऐसा होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि एयर को फ्लो इन या फ्लो आउट करने के लिए लंग्स के वॉल्यूम को रेगुलेट करना पड़ता है, लंग्स का वॉल्यूम बड़ा छोटा करना होता है, ठीक है। तो अब लंग्स के वॉल्यूम को बड़ा छोटा तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो उसके अगल बगल में ना कुछ मसल्स होते हैं। ये रिबकेज है हमारा, रिब्स होते हैं तो पता ही है, रिबकेज के अंदर लंग्स है, और इन रिब्स के बीच में ना, इन रिब्स को कनेक्ट करता हुआ ऐसे कुछ मसल्स होते हैं, राइट, मसल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है, दो टर्म्स होता है, एक होता है इंट्रा, राइट, दूसरा होता है इंटर। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन या इनसाइड। क्या होता है इंट्रा का मतलब? इनसाइड, ठीक है, दिस इज इंटर। और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। से आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, राइट, तब तो देखोगे ही, हम्म, जरूर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मैच, क्योंकि वो दो नेशंस के बीच में हो रहे, राइट। लेकिन अगर मान लिया जाए कि रणजी ट्रॉफी चल रहा है या आईपीएल चल रहा है, क्या हम लोग उसे इंटरनेशनल मैच बोलेंगे? नहीं, वो दो नेशंस के बीच में तो हो नहीं रहा है। तो इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, तो सिंस, और कॉस्टल का मतलब होता है रिब्स, ठीक है, रिब्स। तो सिंस ये मसल्स रिब्स के बीच में होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो लंग्स को सराउंड किए हुए ये इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। और जो और नीचे में डायफ्राम है, ठीक है। ये सारे मसल्स कौन कौन? इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम ने लंग्स को सराउंड करके रखा है हर तरफ से, ठीक है। और कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी होते हैं, आप, ठीक है, मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स के भी बाहर कुछ एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, वो भी पार्ट लेते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है वो इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम का होता है। इन दोनों के कारण क्या होता है ना कि जो ये थोरैसिक कैविटी है, एयर टाइट कैविटी हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में कुछ चेंज लाओगे, डायफ्राम में और इंटरकॉस्टल मसल्स में, तो उसका चेंज डायरेक्टली लंग्स पर दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वजह से जो ये कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, वो एयर टाइट कैविटी हो चुका है, ठीक है। लंग्स और इंटरकॉस्टल मसल्स के बीच का जो स्पेस है, राइट, बात आ रही है समझ में? हमारा लंग्स है, उसके जस्ट बाहर इंटरकॉस्टल मसल है, रिब्स है, उनके बीच का जो स्पेस है ना, वो, उसको तुम इस वाले स्पेस से रिलेट कर सकते, ठीक है। वो एयर टाइट है, उसमें वहां पर एयर वगैरह उतना है नहीं, ठीक है। तो अब इंटरकॉस्टल मसल्स में तुम कुछ भी चेंज करोगे, अगर तुम वो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका असर डायरेक्टली लंग्स पर होगा, लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स अगर एक्सपैंड करता है बाहर की ओर, तो उसका भी असर लंग्स पर होगा, वो लंग्स को भी बाहर पुल करेगा, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक एयर टाइट रीजन है। तो अब इसी का काम आएगा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन, ठीक है। तो होगा क्या जब हम लोग इनहेलेशन की बात करें, ठीक है, इनहेलेशन। अब एयर ना कहीं पर भी हो, कहीं पर भी एक सिंपल सा रूल फॉलो करता है, एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑलवेज, ठीक है। ये आपने एसएसटी में, ज्योग्राफी में, सी ब्रीज लैंड ब्रिज कभी तो पढ़ा ही होगा, साइंस में भी, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं ना कि एयर दिन में क्या होता है, सी ब्रीज होता है, कि जो पानी होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, सॉरी लेट से गर्म होता है, और जो सैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसके ऊपर
लो प्रेशर बनता है और इधर सी के ऊपर, वाटर के ऊपर हाई प्रेशर। तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम सी टू लैंड। इसे हम लोग सी ब्रिज बोलते थे। इसका रिवर्स रात में होता था लैंड ब्रिज। तो एयर कहीं भी हो, इट फॉलोज अ सिंपल फॉर्मूला, अ सिंपल लॉ कि इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। आप क्या करो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर लो, ठीक है, और उसको एक छोटे से कंटेनर में भर दो, ठीक है, और उतना ही एयर एक बड़े कंटेनर में भर दो। बात आ रही है समझ में? उतना ही एयर, मोल कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ के रखा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेम मोलर वॉल्यूम हमेशा सेम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, राइट। तो अगर मैं एक ही मोल गैस एक छोटे कंटेनर में और दूसरे में बड़े कंटेनर में भर दूं, तो आपको क्या लगता है प्रेशर किसमें ज्यादा होगा या दोनों में सेम होगा? प्रेशर बड़े वाले कंटेनर में कम होगा और छोटे वाले कंटेनर में ज्यादा होगा, राइट। ऑब्वियसली बात है। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ एयर एक छोटे कंटेनर में भर दूं और एक बड़े कंटेनर में भर दूं, तो प्रेशर छोटे वाले में ज्यादा होगा ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? एयर विल मूव फ्रॉम अ स्मॉलर कंटेनर टू बिगर वन और बिगर टू स्मॉलर वन। एयर विल फ्लो फ्रॉम अ स्मॉलर कंटेनर टू बिगर वन, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा है, तो उस एयर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, राइट, तो जल्दी मूव कर जाएंगे। इधर प्रेशर कम है, इधर वेलोसिटी कम है, इधर अगर मूव करेंगे भी तो उतना नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो जो नेट मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। और एक समय आएगा जब दोनों के बीच का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उसके बाद मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एयर flows from higher pressure to lower pressure. The same thing, exactly same thing is happening inside a respiratory system. ठीक है, जब हमें सांस लेना है, जब हमें इनहेल करना है, तो एयर को बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर आना है ना लंग्स में। तो हाइयर प्रेशर किधर होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में। और लोअर प्रेशर किधर होना चाहिए? लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, राइट। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर? नहीं कर सकते ना, ये तो ईश्वर के ही वश में, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम लोग अपने अंदर का लंग्स का प्रेशर चेंज कर सकते हैं, राइट। और इसी बात का फायदा हम लोग यहाँ पर उठाएंगे। जब हमें इनहेल करना होगा तो हम लोग अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर घटा देंगे कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर विल फ्लो इनसाइड, ठीक है। एयर एक तरीके से सक हो जाएगा। और जब हमें एक्सहेल करना होगा तो लंग्स का के अंदर का प्रेशर बढ़ा देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो अंदर से एयर बाहर आ जाएगा। बस इतना ही तो करना है, ठीक है। और इसी के लिए इन मसल्स का सहारा लेना, राइट। तो इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में दो चीजें होंगी। पहला जो इंटरकॉस्टल मसल्स, और दूसरा दूसरा डायफ्राम, राइट। अब खुद ही सोचो, हमें इनहेल करना है ना, हमें लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज करना है, तभी तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अंदर फ्लो करेगा ना। जब हमें प्रेशर डिक्रीज करना है तो हम लोग को वॉल्यूम घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? वो प्रेशर किसमें कम था? जिसका जो कंटेनर बड़ा था, जिसका वॉल्यूम ज्यादा था, राइट। तो अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दें लंग्स का, तो अंदर का प्रेशर घट जाएगा, राइट। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है तो उसके वॉल्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट। और लंग्स के वॉल को डायरेक्टली तो खींचा नहीं जा सकता है, तो उसके लिए इंटरकॉस्टल मसल्स को एक्सपैंड करना होगा, ठीक है। तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो क्या करेंगे? दे विल एक्सपैंड आउटवर्ड्स, एक्सपैंड आउटवर्ड्स, ठीक है। और जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तुम बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? ठीक है, इसको भी तो एक्सपैंड करना चाहिए ना, डायफ्राम को नीचे एक्सपैंड करना चाहिए, तब तो लंग्स नीचे बढ़ा। नहीं, डायफ्राम करेगा कॉन्ट्रैक्ट। देखो डायफ्राम का शेप कैसा है, ऐसा है, राइट। डायफ्राम कोई फ्लैट मसल नहीं, ये थोड़ा कर्व्ड है, राइट। तो ये क्या है कि ये भी ऐसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ये कर्व से फ्लैट हो जाएगा, राइट। तो इसके बीच में जो स्पेस बनेगा, लंग्स उसमें पुल हो जाएगा, राइट, और लंग्स का साइज बढ़ेगा, राइट। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से उसका जो शेप है कर्व से फ्लैट हो जाता है, राइट। और लंग्स को भी वो पुल कर लेता है इस तरीके से, क्योंकि एयर टाइट कैविटी है, पुल हो ही जाएगा। बोला ना, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम पे कुछ भी चेंज करोगे उसका डायरेक्ट असर किस पे दिखेगा? लंग्स पर, राइट। तो इससे लंग्स का साइज बढ़ेगा। दो चीजें हुई, इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर की ओर आए, एक्सपैंड हुए, राइट, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हो। इससे ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स
का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर का प्रेशर घटा, राइट? अंदर का प्रेशर घटेगा, एयर विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है? नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए फाइनली एल्वियोलाई, ठीक है? क्लियर? अब क्या होगा, एल्वियोलाई में होगा गैसेस एक्सचेंज, वो कैसे होगा हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है? उसमें भी सेम ही लॉजिक लगेगा, राइट? गैसेस एक्सचेंज हुआ। अब गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, एयर से जो ऑक्सीजन जो अभी अंदर गया है उससे ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, राइट? और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस आ गया एल्वियोलाई में, राइट? उसे अब बाहर भेजना है, तो अब क्या करना है, अब हमें अंदर का प्रेशर बढ़ाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। इनहेलेशन में हम लोगों ने अंदर का प्रेशर घटाया था, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ठीक उल्टा काम करेंगे। इस बार जो इंटरकॉस्टल मसल्स है एक्सहेलेशन के समय, उनका क्या होगा, सोचो क्या होना चाहिए। पिछली बार उन्होंने एक्सपैंड किया था ना, इस बार कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है? इस बार देखो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दे विल कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड्स, अंदर की ओर, कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड्स, वो अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स को प्रेस करेंगे, ठीक है? तो उससे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो घटेगा। दूसरा काम, डायफ्राम देखो रिलैक्स हो, ठीक है? पिछली बार डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस बार डायफ्राम रिलैक्स होगा। रिलैक्स का मतलब पहले कर्व था, कॉन्ट्रैक्ट होता तो फ्लैट हो गया, राइट? अब वो वापस रिलैक्स कर जाएगा, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है? तो डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ये वापस अपने शेप में आएगा, तो वो जो पहले फ्लैट था वो वापस ऊपर की ओर आ जाएगा, तो वो लंग्स को नीचे से पुश करेगा, राइट? और इससे लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, राइट? लंग्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो प्रेशर विल इंक्रीज एंड एयर विल फ्लो आउटसाइड, ठीक है? क्लियर? इतनी ही बातें थी ब्रीदिंग के मैकेनिज्म। क्या हो रहा है समझ में आया? दो चीज बातें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या करना है, हमें अंदर का प्रेशर घटा देना है। क्यों? क्योंकि एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, राइट? अंदर का प्रेशर हम लोगों ने घटा देना है, और एक्सहेलेशन में अंदर का प्रेशर बढ़ा देना है, ठीक है? बाहर तो जो है सो है, लेकिन उसके मुकाबले अंदर का बढ़ा देना है। जब प्रेशर अंदर का घटाना होगा तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, राइट? उसके लिए मसल्स को आउटवर्ड्स, बाहर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एक्सपैंड करना पड़ेगा इंटरकॉस्टल मसल्स को, और डायफ्राम को फ्लैट होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, एयर बाहर से अंदर। एक्सहेलेशन में इसका उल्टा, ठीक है? बाहर से प्रेस करेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर करके, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम घटेगा और एयर अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है? क्लियर? दैट्स हाउ इट वर्क्स। जब अगर क्वेश्चन आए टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कोशिश करो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से शो करो, राइट? और बड़े अच्छे से पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, पहला पॉइंट में इंटरकॉस्टल मसल्स विल एक्सपैंड आउटवर्ड्स, एक्सपैंड आउटवर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे, या हो सकता है पूरे पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, राइट? और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे वहीं पर नीचे में कि दिस रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लंग्स, या इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, हेंस प्रेशर डिक्रीज। सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? और उसमें लिख देंगे कि डायफ्राम शेप चेंजेस, इट गेट्स फ्लैट एंड हेंस वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज्ड, राइट? इसका उल्टा लिख देंगे एक्सहेलेशन में, राइट? अगर आप इतने अच्छे से लिखते हैं ना, शायद ही कोई टीचर जो कि ढंग का हो चेक करते समय आपका मार्क्स कटेगा, शायद ही। और अगर एक डायग्राम बना दिया तो हाँ, हम सोने पे सुहागा, ठीक है? देयर इज नो वे कि आपका मार्क्स कटेगा, हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए लेकिन कटेगा नहीं, राइट? सो दैट्स ब्रीदिंग, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चल। अब देखो, अब देखते हैं गैसेस एक्सचेंज, राइट? गैसेस एक्सचेंज कहाँ होगा? इट विल हैपन इन एल्वियोलस या एल्वियोलाई। जो बहुत सारे एयर सैक्स थे ना, बताया था मिलियंस में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने सारे होते हैं कि बिछा दिया जाए एक आदमी के लंग्स के अंदर का सारा एल्वियोलाई, दे विल कवर एन एरिया of size equal to approx a football field, right? So this provides immense surface area for the gases exchange to take place very rapidly, ठीक है? इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, राइट? लेकिन एल्वियोलाई के पास एग्जैक्टली होता क्या, ठीक है? जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एल्वियोलाई तक तो एयर कैसे पहुंचा वो हम लोगों ने देख लिया, वही प्रेशर घटा के, और यहां से निकलेगा कैसे,
वो भी देख लिया। बट एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या हो रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इधर आ रहा है, वो कैसे हो रहा है वो देखते हैं। प्रेशर लॉजिक यहाँ भी सेम है कि एयर हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑलवेज। अब बात समझने वाली ये है कि ये जो रूल है ना, ये सिर्फ पूरे एयर पे एज अ होल अप्लाई नहीं होता है, ये हर गैस पर अलग अलग अप्लाई होता है, ठीक है। अब एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी बहुत सारे गैसेज। तो ये नहीं है कि अगर इधर हाइयर प्रेशर है ओवरऑल तो इधर से उधर ही फ्लो करेगा, नहीं। अगर ऑक्सीजन का इधर हाइयर प्रेशर है और इधर लोअर प्रेशर है तो ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम हाइयर टू इट्स लोअर प्रेशर, राइट। लेकिन अगर इधर कार्बन डाइऑक्साइड का हाइयर प्रेशर है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर प्रेशर है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाइयर प्रेशर से अपने लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन इधर जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी इधर ही जाना है, एकदम नहीं। ऑक्सीजन अपने रास्ते जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने रास्ते जाएगा, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं, दे विल फ्लो इंडिपेंडेंटली, राइट। तो ये जो रूल है ये पूरे एयर पे एज अ होल तो अप्लाई होता ही है, साथ ही साथ हर गैसेस का इंडिविजुअली भी हर गैसेस ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अपने प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर एल्वियोलाई में पहुंच चुका है, तो एयर में ज्यादा क्या है, एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है, 21% है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.04%। तो जब इनहेलेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है अभी इनहेलेशन के समय और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ठीक है, इन द एटमॉस्फेरिक एयर जो हमने अभी अंदर दिया। और एल्वियोलाई के ठीक बगल से जो ब्लड कैपिलरीज गुजर रहे, राइट, उनमें क्या है, इनमें तो आपका इनमें फिलहाल ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, राइट। क्यों? क्योंकि ये ब्लड तो पूरे बॉडी से घूम कर आया है ना, तो उसने तो सारा ऑक्सीजन रास्ते में दे दिया होगा सेल को, लेकिन टिश्यू से सेल से CO2 पिक कर लिया होगा, राइट। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, बात आ रही है समझ में? जो एटमॉस्फेरिक एयर आपने अभी एल्वियोलाई में लिया है, इनहेलेशन की बात कर, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी उसका प्रेशर भी उसी के हिसाब से होगा। और जो ब्लड है बगल में कैपिलरी में फ्लो कर रहा है, एल्वियोलाई के चारों ओर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं इसी काम के लिए, राइट। तो उसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो प्रेशर भी वैसा ही होगा। तो ऑक्सीजन क्या होगा, अपने हाइयर प्रेशर से अपने लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो कर जाएगा, यानी कि फ्रॉम एल्वियोलस टूवर्ड्स फ्रॉम एल्वियोलस टूवर्ड्स ब्लड वेसल। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो कर जाएगा, यानी कि फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोल। क्लियर हुई बात? जो हवा आपने अभी अभी इनहेल किया है, राइट, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है 21% है, ये तो पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। लेकिन जो गैसेज ब्लड में अवेलेबल है, जो ब्लड कैपिलरीज है, उसमें ऑक्सीजन कम है, क्योंकि सारा तो सेल को दे दिया गया है, ब्लड तो घूम कर आया ना पूरे बॉडी से, लेकिन घूमते समय उसने ऑक्सीजन दिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया होगा। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, और ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अपने हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगा, यानी एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा, यानी कि ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में, ठीक है। अब ब्लड में जो ऑक्सीजन आया वो ब्लड फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो फिर पूरे बॉडी का चक्कर लगा के आएगा, रास्ते में ऑक्सीजन देता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड पिक करता है, ठीक है। और एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया है ये एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड दिस साइकिल विल रिपीट ऑन एंड ऑन, ठीक है। कितनी बार रिपीट करता है? ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, breathing on an average, in an average adult, it happens at a rate of approx 12 times per minute, ठीक है, अप्रोक्स 12 टाइम्स पर मिनट। अब ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली 12 ही बार होना चाहिए, 11 12 13 चलेगा, ठीक है, पर ये नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। अगर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, बॉडी का
डिमांड बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, तो बॉडी ब्रीदिंग रेट को ही बढ़ा देगी, ठीक है। फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके बॉडी को ऑब्जर्व करना, उनका जो चेस्ट है ना वो रैपिडली एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स, चूहों वगैरह का भी देखना, उनका भी ब्रीदिंग रेट काफी हाई होता है हम लोगों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनका जो उनका बॉडी साइज छोटा होता है, लेकिन सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो ओवरऑल जो डिमांड होता है वो ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है। उनका लंग्स वगैरह उतना कैपेबल नहीं होता, उतना स्ट्रांग नहीं होता, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सकिंग एयर बाय स्ट्रेंथ फोर्सफुली, बॉडी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। एक तो तरीका है कि हम एक ही बार में बहुत सारा एयर खींच ले, दूसरा तरीका है कि हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एयर खींचे, लेकिन ज्यादा टाइम्स में खींचे, राइट। तो बॉडी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि सब कुछ नॉर्मली चले। क्लियर? तो ये हुआ गैसेस एक्सचेंज, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे एस्थमा हो सकता है, ठीक है, एम्फाइसेमा हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस वगैरह हो सकता है, सिलिकोसिस वगैरह हो सकता है। अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ एयर पोल्यूशन ज्यादा है या डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, वैसे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं विदाउट यूजिंग प्रॉपर मास्क एंड ऑल द फैसिलिटीज, ठीक है, तो लंग्स के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे लंग्स डैमेज होगा वैसे वैसे आपका जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो घटता जाए, ठीक है। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तुम लोग करते हो? नहीं करते, ठीक है, जो भी हो, तो उससे क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो जाकर एल्वियोलाई में डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। अब खुद ही सोचो, एल्वियोलाई के बारे में बताया ना कि वो सिंगल सेल लेयर होता है, ठीक है, ताकि ये एक्सचेंज जल्दी जल्दी हो। ये जो ब्लड है ये ब्लड कैपिलरी है, पूरा आर्टरी नहीं है, ऐसा नहीं कि अओर्टा यहाँ पे रहेगा। ये ब्लड कैपिलरी है, इतना पतला होता है ना कि एक बार में एक ही आरबीसी पास कर पाता है, इतना पतला होता है। पतले होने का रीजन क्या है कि गैसेस एक्सचेंज बड़े आराम से हो जाएगा, फास्ट होगा। लेकिन होगा क्या कि अब इसमें डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं एल्वियोलाई के अंदर, राइट, तो वो इस सरफेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। जो मेम्ब्रेन था, जो थिकनेस एयर के एक्सचेंज के लिए था, उसको वो ब्लॉक करना शुरू करेंगे, उस गैसेस एक्सचेंज के रेट को घटाना शुरू करेंगे, ठीक है। और एल्वियोलाई में जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी घटता जाएगा। आपके पास मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है, उसमें हो सकता है कि आधे एल्वियोलाई काम ही नहीं कर पा रहे ठीक से, तो आप भले ही आप एयर ले तो रहे हो, ठीक है, लेकिन वो अंदर पहुंच नहीं पा रहे, राइट। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको अनीमिया हो, राइट। अगर किसी को अनीमिया है तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? कि उसने सांस तो ले लिया, ऑक्सीजन उसके ब्लड में तो चला गया, लेकिन ऑक्सीजन को कैरी करके पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन है ना, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी, पता है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी कौन है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हीमोग्लोबिन का काम ब्लड को रेड बनाना है, नहीं, वो इसका फंक्शन नहीं है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अनीमिक है, उसके बॉडी में ऑलरेडी ब्लड सेल्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है, राइट, तो भले ही वो ऑक्सीजन ले भी तो वो सेल तक तो नहीं पहुंच रहे, ठीक है, तो वो भी इशू है, राइट। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनसे हमें बच के रहना होता है। एस्थमा तो एस्थमा आपका थोड़ा एक एलर्जी टाइप का प्रॉब्लम होता है, मतलब वो अचानक से कभी कभी बढ़ जाता है एक सर्टेन स्टिमुलेशन पे, ठीक है, खासकर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के स्टिमुलेशन पे अचानक से बॉडी में थोड़े एलर्जिक रिएक्शंस चालू हो जाते हैं, ठीक है, एस्थमा में। एस्थमेटिक पेशेंट्स को जो भी जरूरी दवाइयां वगैरह है, ट्रीटमेंट वगैरह, वो लेते रहनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो भाई कुल मिला के इतनी ही सारी बातें थी रेस्पिरेशन में, राइट। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बियॉन्ड एनी डाउट। हम लोगों ने रेस्पिरेशन देख लिया, ब्रीदिंग देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लिया, गैस एक्सचेंज देख लिया, ठीक है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अगर आपने एक एक शब्द ध्यान से सुना है, राइट, हर चीज पे ध्यान दिया है, यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग, राइट। ठीक है, 100% नहीं, 90% तो ध्यान में रहेगा ना। 90% अगर आपको ध्यान में है, दैट्स मोर देन इनफ, राइट। और अगर 100% है तब तो भाई क्या ही बोल सकते, राइट। तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो, राइट। और वीडियो लेक्चर्स बार बार देखते रहो, अगर जब भी जरूरत पड़े, राइट।
तो इस वीडियो को, इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं, राइट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू विश टू, राइट। वॉट एवर प्रॉब्लम सजेशंस यू फील वी आर हैविंग और यू आर हैविंग फॉर अस, जस्ट पुट इट डाउन इन कमेंट्स, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिससे भी जरूरत हो, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, मतलब अगर पढ़ो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।